भारती। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और चंचल वर्मा का नमस्कार। कैसी है चंचल? बहुत अच्छी हूँ मंदाकिनी जी, उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छी होंगी और हमारे सभी श्रोता जो इस वक्त बैठे हैं रेडियो सेट के सामने वो सभी बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सुन रहे होंगे कार्यक्रम। तो बता देते हैं कि आज के विषय क्या क्या हैं। बिल्कुल बताइए। एक तो हम बात करेंगे किताबों के बारे में, यानी कि जो किताबों का स्वरूप बदला है, पूरा संसार बदल गया है, तो क्या क्या बदलाव हुए हैं या कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इन चीजों पर की थोड़ी बदलती दुनिया है, किताबों का बदलता संसार है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, है ना। और हम बात करेंगे हीराबाई बड़ौदेकर के बारे में। हाँ, जो शास्त्रीय गायिका है ना, और किराने घराने की हैं, और जाहिर है हमारे श्रोता इनके बारे में लिखना चाहेंगे और अपने विचार हम पर ज़रूर हमारे फेसबुक पेज पर लिखेंगे। साथ ही आज हम बात करेंगे महिलाओं की एक खास पसंद पर। क्या है? वो है बनारसी साड़ियाँ, क्योंकि एक ये नया सेगमेंट भी हमने शुरू किया है मंदाकिनी जी, जिसमें हम हर हफ्ते यानी कि शुक्रवार के दिन किसी ना किसी एक खास साड़ी के विषय पर बात करेंगे। जैसे आज हम बात कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो बनारसी साड़ी के बारे में बात है। तो साड़ियों के जो अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग जो प्रांत है ना, हर प्रांत की कोई ना कोई खासियत है उन साड़ियों की, तो उन्हें बनाने में भी बड़ी कलाकारी होती है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात किया करेंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा हाल ही में अभी संक्रांति गई है, संक्रांति पे अमूमन बहुत सारी जगह पर खिचड़ी बनाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जो है जिसे हम खिचड़े के नाम से भी जानते हैं, बनाया जाता है। और कहीं खिचड़ी, कहीं खिचड़ा, खिचड़ी बहुत सारे से भरपूर होता है ये खिचड़ा या खिचड़ी जिसे हम कहते हैं। जैसे नाम बहुत सारे हैं, ऐसे इसको बनाने के प्रकार तरीके भी अलग अलग बहुत सारे। तो हम अपनी सखियों और सखाओं से कहना चाहेंगे कि फटाफट कलम उठाएं और अपने अपने तरह की खिचड़ी हमें लिख डालें कि वो अपने घर में किस तरह की, या उनके प्रांत में या उनके शहर में या उनके यहाँ किस तरह की खिचड़ियाँ बनाई जाती हैं जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद होती। और जब हम विषय चुनते हैं कार्यक्रम के लिए तो भाई कहते हैं कि पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना, किसी को कोई पसंद आते हैं विषय, किसी को नहीं आते। तो हमारे एक श्रोता क्या लिखते हैं कि जो किताबों का विषय हमने लिया है, इसे छोड़कर जो महिलाएं हैं उनके लिए बाकी सभी विषय रोचक हैं। लेकिन मंदाकिनी जी, यहाँ मैं ये कहूंगी कि बहुत सारी महिलाएं बड़ी पढ़ाकू भी होती हैं, जो साहित्य पढ़ने की रुचि रखती हैं, अलग अलग तरह की पत्र पत्रिकाएं पढ़ने की रुचि रखती हैं। बिल्कुल। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें सिर्फ किचन में ही रुचि है, लेकिन इसके अलावा हम उन सभी महिलाओं की चिंता करते हैं ना, जो हो सकता है पेशे से अध्यापिका हो, बहुत सारी किताबें पढ़ती हो, साहित्यकार हो, है ना, बहुत सा उनको पैशन होता है किताब पढ़ने का। इसी तरह से पुरुष भी ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ने लिखने या कामकाज में ही रुचि नहीं, उनकी किचन में भी रुचि होती है, घर के बहुत सारे काम में रुचि होती है। तो रुचि हर जगह बदल भी जाती है। फिलहाल हम थोड़ा सा माहौल बदल लें और संगीत की तरफ संगीत सुनाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात और है कि हम इस कार्यक्रम में बच्चों को भी तो शामिल करते हैं कि बच्चों की दुनिया में किताबें क्या बदल कर आई हैं, किस तरह उसका स्वरूप बदला है, इसके बारे में भी वो लिख सकते हैं ना। अगर महिलाओं को ये पसंद है नापसंद है, यहाँ विषय ये नहीं है। है कि किताबों का जो स्वरूप बदला है वो आपकी जिंदगी में कितना लाभकारी हुआ है और कितना नहीं। आपके बच्चों की दुनिया कैसी हुई है, क्योंकि डिजिटल दुनिया आ गई है, बच्चे किस तरह से पढ़ना पसंद करते हैं। कहाँ तो हमारे घर में ढेरों किताबें हुआ करती थी, बाल किताबें, बाल कहानियां, लेकिन अब बच्चों ने पढ़ने का जो तरीका है वो बदल दिया है। तो इन सभी विषयों पर अपने विचार हमें जरूर लिखिएगा। हाँ तो चंचल, बड़ा ही प्यारा गीत था ये, और अब हम बात करेंगे किताबों के बारे में। लेकिन एक बड़ा अच्छा सा संदेश आया है एक श्रोता का। उन्होंने खिचड़ी विषय के बारे में लिखा है कि ये मेरी प्रिय खुराक है, इसके बारे में चर्चा सुनेंगे। मैं 58 साल का हो गया हूँ, लेकिन शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल से मुक्त हूँ क्योंकि सुकून में रहना सीख रहा हूँ। और फिर आगे लिखते हैं कि किताबों का बदलता हुआ संसार ये मेरा प्रिय शौक भी है। लाइब्रेरी में से हर दिन 10 किताबें जाकर पढ़ता हूँ और मन मस्तिष्क में तूफानों को शांत करने का ये बढ़िया तरीका है किताब। और दूसरा है रेडियो। वाह क्या बात है। और आगे और भी कुछ लिख रहे हैं, विविध भारती भी सुनता हूँ लिखते हैं। हाँ लिखते हैं कि हाँ मैं विविध भारती भी लगातार सुनता हूँ। तो बात सही कही कि आज के समय में चंचल हम जो कुछ भी पढ़ते हैं ना, वो सिर्फ छपी हुई किताबों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि किताब पढ़ने का एक बड़ा माध्यम जो है डिजिटल टेक्स्ट भी अब हो गया है। तो जो डिजिटल टेक्स्ट इन दिनों धीरे धीरे लगभग सभी की आदत में, हमारी आदतों में शुमार हो गया है। और इंटरनेट का जो ये बढ़ता स्तर है, इसका जो विस्तार है, और सोशल मीडिया जिस तरह से हर जगह लोकप्रिय बना हुआ है, इसकी वजह से भी आज वेब रीडिंग में बहुत ज़्यादा
बढ़ोतरी हो गई। बिल्कुल सही कह रही है मंदाकिनी जी। और हर लिखने वाला जो होता है, जो भी लेखक होता है, उसकी ये चाहत ज़रूर होती है कि उसकी कोई ना कोई एक किताब ऐसी हो जो किसी प्रकाशक के द्वारा छापी जाए और पाठक उसे खरीद कर उसकी किताब को पढ़े। हाँ। लेकिन लिखने से लेकर छापने तक की जो यात्रा होती है वो सारे लेखकों के लिए तो सुगम नहीं होती, ऐसा हम कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और हर किताब के जो पाठक होते हैं, हर जो किताब आती है पाठकों द्वारा दिल खोलकर स्वागत किया जाए उसका, ऐसा भी नहीं होता। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद भी सूची में पड़ी हुई रह जाती हैं और कुछ किताबें पाठकों के द्वारा पूरी तरह से नकार भी दी जाती हैं। तो ऐसे में जो नए लेखक हैं वो अपनी किताब छापने की बजाय जो विकल्प उनके पास में है कि वो डिजिटल माध्यम से अपना लेखन का कार्य जो है उन्होंने चुन लिया है। बिल्कुल सही कहा। और किताबें लिखना जो है सबकी पहुंच में भी नहीं होता चंचल, तो क्या करें, अब ब्लॉग लिखने का जो है चलन वो भी तो बढ़ गया है जी। और लिखा भी जा सकता है। बच्चे भी लिखते हैं आजकल ब्लॉग, जो है छोटे छोटे बच्चों के ब्लॉग भी हम पढ़ते हैं। तो कुछ समय पहले की बात थी जब देखा जाए तो कि लेखन में शब्दों की सीमा का एक दायरा होता। हाँ। फिर धीरे धीरे ये शब्द सीमाएं भी खत्म हुई और अब एक बड़ा वर्ग भी इस तरह की डिजिटल स्लेट पर अपने विचार प्रस्तुत करने लग गया है। बिल्कुल, जो किताबें नहीं छपवा सकते उन्हें सिर्फ अपना कोई विचार लिखना, तो एक ब्लॉग के माध्यम से वो लिखने लगे हैं। और जो लोग लेखक नहीं हैं या बहुत बड़े पैमाने पर ये काम नहीं करते हैं, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए देश दुनिया तक पहुंचाना अगर चाहते हैं तो सोशल मीडिया या किसी भी सोशल साइट्स पर ये जो प्लेटफॉर्म उन्हें मिला है, जो उपलब्ध हो गया है, ये बड़ा अच्छा है। बिल्कुल। तो जहाँ एक और आज भी कुछ लोग किताबों से ही पढ़ना पसंद करते हैं, तो ऐसा भी वर्ग है जो डिजिटल माध्यम से किताबों को पढ़ने में अपना रुचि दिखाता है या उसको शौक है। हाँ। और बहुत सारे लेखकों को भी इस डिजिटल माध्यम का फायदा हुआ है, जिनकी किताबों की छपी हुई कुछ प्रतियां ही बिकी हैं और बाद में छपने की नौबत भी नहीं आई। और उन्होंने जब अपनी इन्हीं किताबों की ई संस्करण निकाले तो उनकी किताबों को भी एक नया जीवन मिल गया। बहुत बहुत कह सकते हैं कि ये अच्छा एक विकल्प भी, क्योंकि हाँ, बिल्कुल। और डिजिटल टेक्स्ट की जो लोकप्रियता है इसको बढ़ाने में एक सकारात्मक परिणाम ये भी है मंदाकिनी जी कि पारंपरिक पढ़ने वालों को ऐसे लेखक भी मिले हैं जो लेखन की दुनिया में बरसों तक अपनी कोई बड़ी पहचान भी नहीं बना पाए थे। बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन कोई पहचान नहीं थी, तो छोटा सा ब्लॉग भी लिखा, उनकी कुछ 4 लाइनें भी अगर हैं तो वो बड़ी प्रभावित करती हैं लोगों को। और लेखक की प्रिंट और डिजिटल दुनिया दोनों जगह पर उनकी पहचान का दायरा बढ़ रहा है और उनके जो पाठक हैं यानी कि जो पढ़ने वाले वो भी बढ़ गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि उसके टेक्स्ट को पढ़ने वाले लोग जो है अब बदल रहे हैं और ये नए माध्यमों से जुड़े हुए पाठक हैं और अपनी सहूलत के हिसाब से अब इनको हमेशा किताब को अपने साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले क्या होता था, हम दुनिया भर की किताबें अपने साथ रखते थे, चाहे कहीं जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, पिकनिक पर जा रहे हैं, यात्रा पर जा रहे हैं, तो किताबों का एक बैग होता था साथ में और हम ट्रेन में पढ़ा जो पढ़ाकू लोग हैं, साहित्य पढ़ने के शौकीन हैं, उनके साथ उनकी किताबों का बैग एक हमेशा होता था। लेकिन अब लोगों को लगता है कि उतना वजन क्यों लेकर जाए, तो उनके पास उपलब्ध है, लगभग अच्छा विकल्प है। या तो अपना टैबलेट, लैपटॉप या और कुछ ना हो तो सबसे मोबाइल तो सभी के हाथ में है। पहले तो जहाँ ट्रेन रुकती थी वहां पर भी जाकर हम कुछ मैगजीन्स खरीद लिया करते थे और सफर जो है आसानी से कट जाता था। तो अब जो डिजिटल माध्यम है, इस माध्यम में ऐसे कई ऐप है जिन पर किताबें आप पढ़ सकते हैं। और एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको पूरा उपन्यास या पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो समरी जिस तरह से किताब की या उपन्यास की आया करती थी किसी कहानी की, ऐसी समरी यानी कि जो संक्षिप्त उसका रूप है वो भी उपलब्ध हो जाता है डिजिटल माध्यम पर। तो लोग आलोचनात्मक टिप्पणी, समालोचनात्मक टिप्पणी जो साहित्यकार जिनके पास समय की कमी है तो उसको पढ़कर भी आप एक किताब के बारे में राय बना सकते हैं। और कई बार क्या होता है चंचल, मैंने ये भी देखा है, जो लोग थीसिस वर्क कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं ना, वो लोग भी कई बार इस तरह की आलोचनात्मक और समालोचनात्मक टिप्पणियां पढ़कर अपनी थीसिस तैयार करते हैं। कई बार वो पूरा चीजें नहीं पढ़ पाते हैं जिस तादाद में उन्हें पढ़ना होता है, तो टू द पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो बदलते समय के साथ डिजिटल टेक्स्ट उपलब्ध कराने वाले संस्थानों में भी विक्रय बढ़ाने के लिए किताबों छप रही हैं, उनकी ई बुक आ रही हैं। और उनका एक कदम ये भी था कि कम से कम खर्च पर पाठकों के लिए किताबें उपलब्ध कराई जा सकें। और इसके अलावा लेखन के ऑडियो, वीडियो, ये सब भी मिलना चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं लोगों के लिए। बिल्कुल सही कहा। और पारंपरिक पाठकों के लिए, जैसे कि आपने कहा, जहाँ छपी हुई किताबों को दुलारते हुए, उन्हें महसूस करते हुए पढ़ना सुख का अनुभव होता है, तो वहीं नए दौर के पाठकों के लिए डिजिटल टेक्स्ट पढ़ना और उसे एक दूसरे के साथ शेयर करना भी एक आम बात हो गई है। कूल सा आइडिया है। हाँ, जैसे बोले ना कूल, तो यंग बच्चों के लिए, जो युवा वर्ग है, उनके लिए बड़ा कूल आइडिया है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से जो डिजिटल टेक्स्ट की दुनिया है इसमें और भी बदलाव होंगे, बट इसका मतलब ये कतई
नहीं है कि जो किताबें हैं वो बिल्कुल सिरे से गायब हो जाएंगी। नहीं। बिल्कुल एक वर्ग है पढ़ने पढ़ाने वाला, तो ये चीज़ें हमेशा जिंदा रहेंगी। किताबें अपने भौतिक स्वरूप से लेकर डिजिटल स्वरूप तक हर रूप में कायम रहेंगी, और लेखकों का किताबों का जो सपना है वो ज़रूर फलता फूलता रहेगा, और किताबों की दुनिया कभी नष्ट नहीं हो सकती। हाँ, तो चंचल, हमारे बहुत सारे जो है सखियों और सखाओं ने अपने विचार लिखने हमें शुरू कर दिए हैं। और एक लिखते हैं कि किताबें हमारे जीवन की सबसे अच्छी साथी होती हैं। जब भी हमें उनकी आवश्यकता होती है वो हमारे लिए उपलब्ध हो जाती हैं। और किताबें हमारी आसपास की दुनिया को समझने, सही और गलत के बीच निर्णय लेने में हमारी मदद करती हैं। वो हमारी आदर्श मार्गदर्शक या सर्वकालिक शिक्षक के रूप में भी जीवन में शामिल होती हैं। और किताबें पढ़ने से हमारे व्यक्तित्व में गुणात्मक परिवर्तन आता है। ठीक है, एक और श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल युग के चलते किताबों के संसार में बदलाव आया है और पढ़ने की जगह दृश्य और श्रवण माध्यम ने ले ली है। ये समझ लो कि आंखों की जगह कानों ने ले ली है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है। इसी को तो हम कहते हैं कि जो बदलता हुआ संसार है या बदलती दुनिया है किताबों की, वो यही है। बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि किताबों ने अपना स्वरूप बदल लिया है और नेट पर उपलब्ध हैं। कुछ ऐप आ गए हैं जिनमें किताबें अब हम सुन सकते हैं, और कुछ को पढ़ने का भी अच्छा विकल्प हमें मिलता है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे कमरों में सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं है। कुछ समय पहले मैंने ये कविता पढ़ी थी, जॉन एलिया, ऐसा नाम, हाँ जॉन एलिया, ये शायद लेखक का नाम इन्होंने लिखा है, और ये उन्हें बहुत अच्छी लगी, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। वाह। ये लिखते हैं एक श्रोता कि किताबें पढ़ने का आनंद तो है ही, और जैसे हम किताबों को बार बार पढ़कर अलग अलग तरह से किताबें खंगालते हैं, जीवन में भी उसी प्रकार से हम अपने जीवन को बार बार खंगाल सकते हैं। क्या बात है ना। और अगले विषय की तरफ पढ़ते हैं, और एक बहुत अच्छी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई जो महिला है उनकी हम बात कर रहे हैं। और ये गायिका है हीराबाई बड़ौदकर, जो जैसा आपने शुरुआत में बताया था कि किराना घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और उस्ताद अब्दुल वाहिद खान की शिष्या रही थी। जी, तो हम ये भी कहना चाहेंगे यहाँ पर चंचल कि जो लोग पढ़ने के शौकीन हैं उन्होंने हीराबाई बड़ौदेकर के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, है ना, क्योंकि बहुत बड़ी शास्त्रीय गायिका रही हैं। और जो शास्त्रीय संगीत के हमारे शौकीन श्रोता हैं उन्हें इनके बारे में ज़रूर पता होगा। उन्होंने किसी भी तरह से इनके बारे में जो उपलब्ध किताब है उसे पढ़ा होगा। तो हीराबाई का जो जन्म है वो किराना घराने के गुरु उस्ताद अब्दुल करीम खान और ताराबाई माने के घर चंपाकली के रूप में हुआ था। और ताराबाई 19वीं सदी के मध्य में बड़ौदा रियासत की राजमाता की भाई सरदार मारुति राव माने की बेटी थी। और ताराबाई जब बहुत छोटी थी तो उन दिनों अब्दुल करीम खान बड़ौदा में दरबारी संगीतकार हुआ करते थे, और ताराबाई को भी वो संगीत की तालीम दिया करते थे। तो दोनों का संबंध गुरु शिष्य से थोड़ा आगे प्रेम में परिवर्तित हुआ। उन्होंने विवाह करने का फैसला कर लिया था। हाँ बिल्कुल। और ताराबाई की जो माता पिता ने इस रिश्ते को पहले अस्वीकार कर दिया और परिवार के विरुद्ध जाकर उन्होंने शादी की और उन्हें राज्य को भी छोड़ना पड़ा। विवाह के बाद वे दोनों मुंबई चले आए। पहले उन्हें बॉम्बे कहा जाता था। हाँ। और यहाँ आने के बाद उनके 2 बेटे हुए, सुरेश उर्फ अब्दुल रहमान और कृष्णा। उनकी 3 बेटियां भी हुई, चंपाकली, गुलाब और सकीना उर्फ छोटू ताई। और अपने वयस्क जीवन में 5 को क्रमशः, ये जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं, सुरेश बाबू माने, कृष्णा राव माने, हीराबाई बड़ौदकर जो चंपाकली जिनका नाम था, कमलाबाई बड़ौदेकर और सरस्वती बाई राणे, इन सभी नामों से इन 5 बच्चों को जाना जाने लगा। और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने भाई सुरेश बाबू माने से ली और बाद में किराना घराने के महान उस्ताद अब्दुल वाहिद खान से प्रशिक्षण लिया, जो उनके पिता उस्ताद अब्दुल करीम खान के चचेरे भाई भी थे। तो 1922 में हीराबाई के माता पिता अलग हो गए थे और इसलिए हीराबाई को अपने पिता से केवल सीमित संगीत की शिक्षा ही मिल पाई थी। जब वो केवल 15 बरस की थी तब केसरबाई केरकर के संरक्षण में पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया, और अक्सर अपनी छोटी बहन सरस्वती के साथ में वो जो संगीत प्रदर्शन होता था वो कार्य किया करती थी। और उनका जब विवाह है वो माणिक राव गांधी बड़ौदेकर से हुआ था। उनके पोते निशिकांत बड़ौदेकर एक तबला वादक भी हैं और जो मरहूम जाकिर हुसैन जी के शागिर्द भी रहे हैं। और हीराबाई को ख्याल, ठुमरी, मराठी नाट्य संगीत, भजन गायकी, इन सभी में महारत हासिल थी। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को आम जनता के बीच लोकप्रिय भी बहुत बनाया। जिन दिनों भारत में महिला कलाकार जो होती थी उन्हें आने की कोई खास अनुमति नहीं थी, उस समय उन्होंने गायन के क्षेत्र में कदम रखा। बिल्कुल सही कहा। उस जमाने में महिलाओं का गाना बजाना बहुत बुरा माना जाता था और उन्हें समाज में इस तरह की अनुमति नहीं थी। तो ऐसे समय में गायन का प्रदर्शन उन्होंने किया। बड़ी बात
बात है, बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी एक उन्होंने अपनी पहचान बनाई। और भारत में टिकट दर पर होने वाले संगीत का कार्यक्रम शुरू करने वाली भी वो पहली महिला कलाकार। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि टिकट लेकर आना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और तारसा का उनका गायन बहुत लोकप्रिय हुआ और उनकी पहचान बन गया। उन्होंने किराना घराने को बहुत ही अधिक लोकप्रिय और समृद्ध बनाया था। उन्होंने पता है फिल्मों में भी काम किया, जिनमें स्वर्ण मंदिर, प्रतिभा, जनाबाई, म्यूनिसिपैलिटी, ये सब कुछ नाम शामिल हैं। और एक संगीत विद्यालय की भी शुरुआत की, जहां खास तौर से लड़कियों को संगीत सिखाने की व्यवस्था उन्होंने की थी। और इस संगीत विद्यालय द्वारा बहुत सारे नाटकों का मंचन भी किया जा चुका है। तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी जो है रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट के रूप में की। और उनकी जो है 78 RPM रिकॉर्डिंग को RPG द्वारा उनकी क्लासिकल गोल्ड सीरीज के सेट पर फिर से रिलीज भी किया गया है। और इस क्षेत्र में उन्होंने जो भी काम किया उसके लिए जो प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें मिले, तो 1965 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1970 में पद्म भूषण पुरस्कार और थिएटर में उनके योगदान के लिए विष्णुदास भावे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और गान हीरा नामक उपाधि भी उन्हें दी गई थी, यानी गायन का हीरा। हाँ। तो बहुत बड़ी उपाधि उन्हें दी गई थी। और जिस दिन भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली थी, यानी 15 अगस्त 1947, उस महत्वपूर्ण दिन के लिए उन्हें भारत की राजधानी दिल्ली में लाल किले से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने के लिए भी चुना गया था। और उन्होंने 1953 में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में चीन और पूर्वी अफ्रीकी देशों का दौरा भी किया। और इसके अलावा सरोजिनी नायडू ने उन्हें गान कोकिला की उपाधि भी दी थी। हाँ जी चंचल, अब क्या कहना चाहेंगे आप? तो भाई प्रेम लगन, तो जो प्रेम है ना महिलाओं को खास तौर से वस्त्रों से और साड़ियों से बड़ा प्रेम होता है। और आज एक बड़ी खास साड़ी की हम बात कर रहे हैं, बनारसी साड़ी। तो वाराणसी जो एक जगह है, बहुत सुंदर शहर है, महत्वपूर्ण शिल्प और कपड़ा का एक केंद्र भी रहा है। आकर्षक ललित शिल्प के लिए भी ये शहर बहुत प्रसिद्ध है, जाना जाता है। और रेशमी सिल्क की साड़ियाँ यहाँ पर जो बनती हैं, और जो बनारसी साड़ी है वो बेहतरीन साड़ियों में से एक है, जो अपनी गुणवत्ता और इसके अलग अलग पैटर्न्स हैं उसके लिए जानी जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे तो हर साड़ी महिला को प्रिय होती है। हाँ। फिर जब बात आती है बनारसी साड़ी की, तो भाई कहने ही क्या, हर शादी विवाह खास मौके पर हम बनारसी साड़ी पहनते भी हैं। और बनारसी में यानी वाराणसी में रेशम की साड़ी पर बुनाई के संग जरी के डिजाइन मिलाकर बुनने से तैयार होने वाली एक सुंदर रेशमी साड़ी को हम बनारसी रेशमी साड़ी कहते हैं। और ये पारंपरिक काम सदियों से चला आ रहा है और विश्व प्रसिद्ध भी है। और जैसे आपने बता ही देगी, खास अवसरों पर, यानी कि शादी हो, विवाह हो, या कोई जैसे ना ऐसे उत्सव टाइप के कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पहनी जाती है। और ये साड़ियाँ राजसीपन, आकर्षण, शान और क्लास का भी प्रतीक मानी जाती हैं। चमकदार डिजाइनर साड़ियों के लिए इसके बिना यूँ समझ लीजिए कि शादियाँ अधूरी जैसी लगती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। महिलाएं जो है बनारसी साड़ियाँ नहीं पहने ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ये जो साड़ियाँ हैं ना, इनका बहुत पुराना इतिहास रहा है मंदाकिनी जी। हालांकि इन साड़ियों में भारत में बहुत पुराने समय से इनको पसंद किया जाता रहा है, लेकिन मुगल काल में बनारसी सिल्क साड़ियों को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। और उस समय में इनकी जो शैली होती थी उसमें फूलों के पैटर्न, पत्तियां, जाली, इन तकनीकों से प्रेरित होती थी। और जिसके निशान वहाँ की जो स्थापत्य कला है उसमें भी मिलते हैं। और ब्रिटिश काल जब आया तो इनमें ज्यामितीय पैटर्न भी आया, थोड़ी सी विविधता आ गई। लेकिन आजकल जो बनारसी साड़ियाँ हैं उनमें देवी देवताओं की जो छवियाँ हैं उनको भी उकेरी जाती है। समय के साथ साथ इनमें बदलाव भी आया है। कलर्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिले। पहले जो साड़ियाँ होती थी वो सीमित रंगों में होती थी, अब विविध प्रकार के रंग इनमें मिलने लगे हैं। और उन पुराने दिनों में साड़ियों को असली सोने और चांदी के धागों का उपयोग करके भी बनाया जाता था। और इसे बनाने में 1 साल तक का समय लग जाता था। और बदलते समय और सोने की बढ़ती कीमत को ध्यान में रखते हुए अब नकली चमकदार जरी का काम किया जाता है। तो सबसे पहले सोने की मिश्र धातु के टुकड़ों से धातु की पट्टियां निकाली जाती हैं, जिन्हें मशीनों से चपटा किया जाता है। फिर उनकी चमक बढ़ाने के लिए पॉलिशर से उन्हें गुजारा जाता है। बनारसी साड़ी का मुख्य केंद्र वैसे तो वाराणसी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, मुबारकपुर, मऊ, खैराबाद, संत रविदास नगर, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर भी इनको बनाया जाता है। लेकिन जो कच्चा माल है वो बनारस यानी वाराणसी से ही आता है। साड़ी पर जो लगाए जाने वाले डिजाइन है वो पहले कागज पर बनाए जाते हैं, और जिनमें जिससे ब्रेल लिपि की तरह से छिद्र बनाए जाते हैं। तो एक साड़ी के लिए सैकड़ों पैटर्न बनाए जाते हैं, या तो फूलों की आकृति के रूप में या फिर किसी अन्य पैटर्न के रूप में। और इन साड़ियों को तैयार होने में 15 दिन से लेकर 1 महीने तक का समय लगता है, और कुछ खास मामलों में 6 महीने तक का भी समय लग जाता है। तो बनारसी साड़ियाँ असंख्य रंगों और बहुत ही खूबसूरत पैटर्न में आजकल आने लगी हैं। बनारसी साड़ियों के लिए रेशम और कीमती जरी के
के धागों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले इन्हें बनाने के लिए ताने में कतान और बाने में पाट का बाना इस्तेमाल किया जाता था। नक्शा और जाला से साड़ियाँ बनाई जाती थी। बाद में डाबी और जैकार्ड का इस्तेमाल होने लगा, लेकिन अब ये पावर लूम में विकसित हो चुका है। बिल्कुल, और इसमें अनेक प्रकार के नमूने बनाए जाते हैं, जैसे हम मोटिफ कहते हैं। तो बहुत तरह के मोटिफों का प्रचलन भी आजकल चल पड़ा है, जिसमें कुछ परंपरागत मोटिफ जो आज भी अपनी बनारसी पहचान बनाए हुए हैं, जैसे बूटी, बूटा, कोनिया, बेल, जाल, जंगला, झालर वगैरह वगैरह। तो जो बूटी होती है, इसमें बूटी छोटी छोटी तस्वीरों की आकृति लिए हुए होती है, जो अलग अलग 2 या 3 रंग के धागों से बनाई जाती है। 5 रंग के धागे भी होते हैं कई बार, और पचरंगा जामेवार भी इसको कहते हैं, और बनारसी साड़ी के लिए बहुत ज़रूरी डिज़ाइनों में से भी एक मानी जाती है ये। बिल्कुल, और जहाँ तक बूटा की बात है, तो साड़ियों में जब बूटी के आकार को थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है, तो उसे बूटा का नाम दे दिया जाता है। छोटी छोटी बूटियाँ और बड़े जो है वो थोड़ा बूटे हो गए। उसमें मतलब पेड़ पौधे, पत्ते, फूल, पत्तियां बन सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ऐसी आकृति को बूटे से उभारा जाता है। तो गोल्डन हो, सिल्वर हो, रेशमी धागा हो, इनके मिश्रण से ये बूटा काढ़ा जाता है। और साथ ही रंगों का चयन जो है डिजाइन और आवश्यकता के अनुसार भी किया जाता है। बूटा साड़ी के जो बॉर्डर है, पल्लू हैं और आंचल में काढ़ा जाता है बूटा को। और कभी कभी साड़ी के किनारे में खास प्रकार के बूटे को काढ़ा जाता है, जिसे यहाँ के लोग अपनी भाषा में कोनिया भी कहते हैं। तो कोनिया जो होता है वो जब एक खास आकार के बूटे को बनारसी साड़ी के कोने में काटते हैं तो उसे कोनिया कहते हैं। और इस डिजाइन को इस तरह से बनाया जाता है कि वो कोने में आसानी से मतलब बन जाए। और बूटे के साथ मिलकर कपड़े को बहुत सुंदर सजावट भी दे दे। जिन कपड़ों पर सोने और चांदी के धागों का प्रयोग करते हैं उन्हीं में कोनिया काढ़ा जाता है। मतलब सामान्य तौर पर कोनिया काढ़ने के लिए रेशमी धागों का प्रयोग नहीं किया जाता। रेशमी धागों से फूल पत्तियों के डिजाइन सही ढंग से उभर कर नहीं आ पाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और पल्लू का जब डिजाइन बनाया जाता है, उसको बनने के बाद कोने से कोड़िया काढ़ा जाता है, जो कि प्राय आम के आकार का रहता है, जिसे बनाना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि एक साथ इसमें 3 जालों से बुनाई की जाती है, जो एक पारंपरिक कला मानी जाती है। इसमें बेल भी बनाई जाती हैं, और बेल एक आरी धारीदार फूल पत्तियों या फिर ज्यामितीय आकार से सजाए के डिजाइन जैसी होती है। आड़े टेढ़े मेढ़े धागे से इनको बनाया जाता है, और एक भाग को दूसरे से अलग किया जा सके इसके लिए बेल बूटियां बनाई जाती हैं, और एक साड़ी को अच्छा रूप भी दे देती हैं। बिल्कुल, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के बेल बूटे बनाए जाते हैं। बेल साड़ी के किनारे पर लगती हैं और 4 अंगुल में नापी जाती हैं। इसमें घूंघट का नाप भी तय हो जाता है, और बेल में फूल पत्तियों के अलावा कुछ पशु पक्षियों या मानव आकृतियों को भी बनाया जाता है। तो बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन गाने भी तो बीच बीच में सुनना जरूरी है। तो चलिए एक गाना हम सुनवा देते हैं, और इसके बाद फिर से हम बताएंगे कि क्या क्या होता है इन साड़ियों में। और ऐसी बहुत सारी जानकारियां जो हम बता रहे हैं, इसी तरह की बहुत सारी जानकारी हमारे जो श्रोता हैं वो भी लिखकर भेज रहे हैं। तो चलिए उनका भी वाचन हम करेंगे। हाँ, तो चंचल, आपने अपनी चुनरिया रंग तो ली है, लेकिन बताइए तो सही कि बनारसी साड़ी में और क्या क्या खासियत होती है। हम जैसे बेल बूटे की बात कर रहे थे, बूटा की बात की हमने, फिर कोनिया बनाया जाता है। ऐसी जाल जंगला भी होता है, और नाम से ही जैसे पता लग जाता है ना कि जाल की कुछ आकृति होती है, और कपड़े पर बनाए जाने वाले जाल का पैटर्न होता है, जिनके अंदर बूटियां बनाई जाती हैं, और इसे जाल जंगला कहते हैं। और प्राकृतिक तत्व जो है उससे प्रभावित होता है जाल जंगला। अच्छा अच्छा अच्छा। और जाल जंगला कतान और ताना का प्लेन कपड़ा होता है, जिसमें ताना बाना कतान का रहता है। डिज़ाइन के लिए सुनहरी या चांदी की जरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें तरह तरह के फूल, पत्ते, जानवर, पक्षी, ये सब बनाए जाते हैं। और जाल जंगला से मिलता जुलता होता है ये। इसमें जब मीनाकारी भी की जाती है, और अलग अलग रंगों के रेशमी धागों का प्रयोग किया जाता है, और बेल जंगला भी बनाया जाता है। क्या बात है, यानी कितनी घुमावदार कढ़ाई बुनाई है ना। हाँ जी। इसे समझने के लिए थोड़ा हमें जाना होगा बनारसी दुनिया में, है ना। और इसमें एक और होता है झालर। हाँ, उस साड़ियों में जो है, तो बॉर्डर के तुरंत बाद जहाँ कपड़े का मुख्य भाग होता है, जिसे बेस या आंगन कहा जाता है, इसकी शुरुआत होती है। तो वहाँ पर एक खास डिजाइन कपड़े को और अधिक सजाने के लिए दी जाती है, जिसे झालर कहते हैं हम। और सामान्यतः ये बॉर्डर के डिजाइन से रंग और मटेरियल से मिला जुला होता है। और झालर में तोता है, मोर है, पान है, कैरी है, 3 पत्तियां, 5 पत्तियां मोटिव डिजाइन बनाए जाते हैं। ज्यादातर लोग कैरी डिजाइन पसंद करते हैं ना। तो झालर बेल के आखिर में साड़ियों में अब जरदोजी का काम भी चालू होना शुरू हो गया है। और ये बनारस की अपनी अलग परंपरा नहीं है, लेकिन अब लोगों ने बनारसी साड़ी में भी जरदोजी का काम करना शुरू कर दिया है। और जरदोजी का जो काम है बहुत कलात्मक काम है, जिसे धैर्य के साथ में किया जाता है। उसकी बारीकी समझने के लिए ज़रूरी है कि बहुत
छोटी उम्र से, यानी कि बहुत पहले से इसको सीखा जाए। हाँ। और यहाँ पर जरदोजी का काम करने वाले जो कलाकार हैं बनारस में, जो कारीगर हैं, इसमें बच्चे भी हैं और बहुत सारी महिलाएं भी ये काम करती हैं। अच्छा। और बहुत सारे लोग होते हैं ना, अक्सर भ्रमित हो जाते हैं कि बनारसी साड़ियाँ इतनी लोकप्रिय क्यों हैं और हमेशा मांग में क्यों रहती हैं। लेकिन साधारण जो साड़ियाँ होती हैं उसकी तुलना में देखा जाए, आम साड़ियों की तुलना में थोड़ी सी महंगी भी होती है, लेकिन खरीदने लायक ज़रूर होती हैं। और अपने हिसाब से बनारसी सिल्क साड़ियों के बहुत सारे विकल्प अभी आ गए हैं, तो रुचि और ज़रूरत के मुताबिक भी इनको लिया जा सकता है। बिल्कुल, इनका एक ग्रेस अलग ही होता है, इसलिए हम बनारसी साड़ियों को बहुत पसंद करते हैं। और देखा जाए तो बनारसी साड़ियों में जो है विभिन्न प्रकार हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, कहने की भारी भरकम में ज़रूरी नहीं है, हल्की फुल्की साड़ियाँ भी हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप पहन सकते हैं। शतीर कहते हैं, अगर आप ऐसी बनारसी साड़ी चाहती हैं जिसे बहुत आसानी से पहना जा सके और जिसे कई मौक़ों पर पहना जा सके, तो शतीर बनारसी साड़ियों से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं माना जाता। और ये साड़ियाँ वजन में हल्की, बहुत फैशनेबल होती हैं और कैजुअल लुक भी देती हैं। और इन शतीर साड़ियों को सामान्य दिनों में भी आप पहन सकते हैं और ये जेब के अनुकूल भी हैं। बिल्कुल, यानी पहनने के लिए भी हल्की हैं और जेब पर भी थोड़ी हल्की है। ऐसे ही काटन होती है, तो काटन बनारसी साड़ियाँ खास अवसरों के लिए डिजाइन की गई चमकदार, टिकाऊ, मजबूत साड़ियाँ और खूबसूरत साड़ियाँ होती हैं। शुद्ध रेशम के धागों को बारीकी से और नाजुक ढंग से मोड़कर ये खूबसूरत कटान साड़ियाँ बनाई जाती हैं। परंपरागत रूप से कटान बनारसी साड़ी की प्रक्रिया बहुत लंबी और समय लेने वाली है, क्योंकि इसे हथकरघे का उपयोग करके बनाया जाता है। लेकिन हथकरघे की जगह अब रैपिड लूम और पावर लूम ने ले ली है। बिल्कुल सही कहा। और एक साड़ी आती है जॉर्जेट, है ना, जिसे बहुत पसंद करती हैं महिलाएं। किसी इवेंट के लिए कुछ ग्लैमरस साड़ी पहनी हो लेकिन भारी भरकम कपड़े पहनने से अगर बचना है तो जॉर्जेट बनारसी साड़ी को हम चुनते हैं अक्सर। यानी कि पारंपरिक भी हो गया और आधुनिक भी हो गया। हाँ, बिल्कुल, इसी तरह से तड़का होता है उसमें। हाँ, शिकारगर साड़ी जो है वो भी बनारसी सिल्क साड़ी है। इसमें प्रकृति के रूपांकनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें जो बेस डिज़ाइन है उसके रूप में जानवरों के प्रिंट ज़्यादातर शामिल होते हैं। और बॉर्डर और पल्लू की तरफ जरी का काम थोड़ा इसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। और शिकारगर को सिर्फ एक साड़ी नहीं बल्कि पूरी एक कला के रूप में भी हम कह सकते हैं। और एक आता है बूटीदार लुक, है ना, अपने लुक में रॉयल टच जोड़ता है। ये बूटीदार बनारसी साड़ियाँ एक बढ़िया विकल्प मानी जाती हैं। सिल्क के साथ साथ ये साड़ियाँ सुनहरे और चांदी के चमकीले धागों से भी बुनी जाती हैं और धागों के विशेष संयोजन के कारण ये साड़ियाँ एक अद्वितीय आकर्षण दर्शाती हैं और इसीलिए इन्हें गंगा जमुना साड़ी का नाम भी दिया गया है। और अब बनारसी साड़ियाँ जो है सिर्फ साड़ियाँ नहीं रह गई, बहुत सारे जो सजावट के लिए भी तेजी से इनका उपयोग अब क्योंकि किया जा रहा है, क्योंकि इनका काया पलट हो गया है। हाँ, थोड़ी विविधता इसमें आ गई है। तो बनारसी ब्रोकेट में जो दुल्हन के कपड़े पहले हुआ करते थे, इसके अलावा सजावट की पोटली, गिफ्टिंग बैग, पर्दे, असबाब, ब्रोकेट आभूषण, सीट कुशन कवर, टेबल कवर, पर्दे, छत पे लगाए जाने वाली बहुत सारी एक्सेसरीज और उपहार लपेटने के लिए जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो शादी के कार्ड के लिए, इस तरह से बहुत सारी जगह पे अब जो बनारसी चीज़ें हैं उनका उपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। और किसी भी शिल्प की मूल आत्मा ही उसकी वास्तविक पहचान है और इसीलिए ये वही रहेगा, लेकिन शैली और प्रस्तुति के तरीके जो हैं अलग अलग हो सकते हैं और इनमें नया विकास आता रहता है। तो इस युग में पुराने शिल्प को आधुनिक बनाने की जो ज़रूरत है ताकि आधुनिक जीवन शैली को भी हम मेंटेन रख सकें। बिल्कुल, पारंपरिक तरीके तो रहेंगे ही, लेकिन उसमें आधुनिकता का जो मिला जुला स्वरूप होता है वो भी हमें देखने को मिलता रहेगा आगे भी। और जीवन शैली में क्योंकि बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं, इसलिए ये बदलाव भी ज़रूरी है और शिल्प को भी इसके अनुसार बदलना ज़रूरी हो जाता है। और डिज़ाइनों पर भी ये निर्भर करता है कि आगे चल वो किस तरह से रंगों का, डिज़ाइनों का उपयोग करके इसको और बेहतर बना सकते हैं, ताकि दुनिया भर में पहले से तो प्रसिद्ध है ही और भी ज़्यादा सराहना इनको मिल सके। बिल्कुल सही कहा। और साड़ियों को आरामदायक बनाने की जो बढ़ती मांग है, क्योंकि थोड़ा कई बार मोटे कपड़ों में आती थी जो मेन बनारसी साड़ी और जो भारी होती थी और जिन्हें युवा लड़कियां पहनना पसंद भी नहीं करती हैं क्योंकि बहुत भारी होती है, तो वो इस हिसाब से कर रहे हैं कि साड़ी थोड़ा आरामदायक बन जाए। और बनारसी साड़ियों ने इतिहास में एक लंबा सफर तो तय किया है चंचल, दुनिया भर की सभी महिलाओं को खुश करने के लिए विकसित और वो और भी ज़्यादा आगे की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं। और कई बार हमें लगता है कि भाई बनारसी साड़ी हमें असली मिल रही है कि नहीं। डर लगता है ना कि इतना अगर हम थोड़ी पैसा लगा रहे हैं तो असली चीज असली होनी चाहिए नहीं। तो थोड़ी सी पहचान करने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो इसकी साड़ी का जो पल्लू होता है, पल्लू के साथ में 6 से 8 इंच लंबा होता है। साड़ी का जो बॉर्डर और पल्लू है इस पे बहुत बारीक सिल्क धागों की कारीगरी होती है। मुलायम होने के साथ साथ ये चमकदार भी होती हैं। अगर पल्लू पर अमरू, कैरी, दोमक जैसे पैटर्न
दिखाई दें तो समझ लीजिए कि असली बनारसी साड़ी, क्योंकि वो उनका पारंपरिक लुक नजर आता है। जो कैरी का डिजाइन होता है कि वो बड़ा अच्छा लगता है, जो कोनिया बनाया जाता है कोने पर, ये पारंपरिक पहचान है। तो वो आपको ये पहचाने में मदद करती है कि साड़ी असली बनारसी है। और इसके अलावा हथकरघा और पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देने वाले जो शासकीय निकाय हैं या संगठन द्वारा प्रदान किए गए प्रामाणिकता लेवल या प्रमाण पत्र भी आप देख सकते हैं। तो कुछ बनारसी साड़ियां हथकरघा चिन्ह या GI जिसे भौगोलिक संकेत टैग के साथ आती हैं, जो उनकी उत्पत्ति और प्रामाणिकता को भी दर्शाती है। और मंदाकिनी जी, एक समय ऐसा था कि बनारस की पूरी अर्थव्यवस्था बनारसी साड़ी का जो काम होता था वो उस पर ही टिकी रहती थी। लेकिन क्योंकि बहुत तरह की साड़ियां आ गई हैं और लोगों को हल्की फुल्की चीजें पहनने का है, तो थोड़ा सा चिंताजनक अब ये व्यवसाय हो रहा है। लेकिन हम सब थोड़ा योगदान देंगे, क्योंकि हल्की कहा ना विविधता आ रही है, तो हल्की फुल्की बनारसी साड़ियां भी आ रही हैं। तो इस तरह से योगदान हम दे सकते हैं, ताकि जो कारीगर हैं जिनका घर शायद इसी काम से चलता होगा है, उनको भी हम सहायता दे सकें। भाई साड़ियों में भी बहुत सारे रंग मिल जाते हैं, और जब हम फेसबुक खोलते हैं तो बहुत सारे कमेंट अलग अलग रंग के हमें मिल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे श्रोता क्या लिखते हैं कि बनारसी साड़ियाँ हर महिला की पहली पसंद होती हैं। बनारसी साड़ियाँ अलग अलग तरह की होती हैं, ये थोड़ी सी महंगी भी होती हैं। ज़्यादातर शादी ब्याह में बनारसी साड़ियाँ ख़रीदी जाती हैं और देश विदेश में भी भेजी जाती हैं। ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि आदमी को गाड़ी का शौक़ होता है और महिला को साड़ी का शौक़ होता है। अच्छा। पहले से भले कितनी भी साड़ी हो, लेकिन जब पति कहता है नई साड़ी दिलाऊंगा तो वो तुरंत राजी हो जाती हैं नई साड़ी लेने के लिए, मना नहीं करेंगी। साड़ी महिलाओं के लिए पारंपरिक वेशभूषा है और हमेशा ही महिलाएं साड़ी में अधिक सुंदर लगती हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि बनारसी साड़ी बचपन से ही यादों से जुड़ी है। जब भी कोई घर में ऐसा फंक्शन हो तो माँ को देखती हूँ बनारसी साड़ी पहने हुए। बड़ा दिल करता था कि हम भी खेल खेल में उसे कभी पहने, पर माँ नहीं देती थी, बहुत महंगा है, खराब हो जाएगा कहती थी। तुम्हारी शादी होगी, तुम्हें मिलेगी। बहुत समय के बाद साड़ी वो धीरे धीरे खराब होने लगी तो माँ उस दुकान में बेचने गई। ये 72 की बात है। माँ को दोनों साड़ी के 50-50 रुपए मिले। उसमें सोने की तार के वर्क थे। माँ बताती थी कि इसे भी लोग अपने समर्थ के अनुसार खरीदते थे, अपनी सामर्थ्य जो होती थी। हाँ जी। और किसी साड़ी में चांदी की तो किसी में सोने के तार होते थे। आजकल बहुत ट्रेंड में है सिल्क बनारसी, ऑर्गेंजा बनारसी, साटन बनारसी, तंछुई बनारसी और भी बहुत सारी। मैंने भी देखा है पुराने समय की, मैं अपने बचपन की जब यादों में जाती हूँ तो मैंने भी देखा था हमारी दादी जो साड़ियाँ पहना करती थी, जिन्हें उन्होंने बहुत पहन लिया, बक्से से निकाल के कई बार रखे रखे भी साड़ियाँ ख़राब होने लगती हैं उनका कपड़ा, तो उसमें जो काम किया गया था उसे उधेड़ कर जला कर उसमें से वो जो धातु है वो निकाला जाता और जो चांदी है वो निकाल लिया जाता था। सुनार के पास बेचने जाया जाता था कि उसमें देखा जाए कि कितना मिश्रण है धातु का, और इस तरह से ये साड़ियाँ बड़ी कीमती हुआ करती थी। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए उस जमाने की तो बात ही निराली थी। हम भी अपनी माँ की जब पुरानी साड़ियाँ याद करते हैं तो पता चलता है कि खास तौर से रानी कलर की साड़ियाँ बहुत होती थी और बिल्कुल रेशमी साड़ियाँ हुआ करती थी, बिल्कुल चटक रंग लिए होती थी ये साड़ियाँ। और अगर उन्हें ज्यादा ध्यान नहीं देते थे ना तो उनमें कीट भी लग जाते थे चंचल, और साड़ियाँ खराब हो जाती थी। और बहुत पुराने समय से क्योंकि ये चलन रहा है तो हमारे एक जो सुनने वाले हैं उनका एक संदेश भी है कि अभी कई शादियां हैं और मैं अपनी पुरानी बनारसी साड़ियां निकाल कर सेलेक्ट कर रही हूँ। अच्छा। शादी के समय दी गई जो साड़ियां हैं उनके ब्लाउज अभी माप के नहीं है तो छोटे छोटे हो गए हैं, उनको अभी ऑर्डर करवा रही हूँ। तो आजकल बिल्कुल बनारसी ब्लाउज आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उनसे मिलते जुलते पैटर्न के ब्लाउज आपको मिल जाते हैं, कपड़े मिल जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो रंगों की जो बहार है, मतलब कहना चाहिए कितने पैटर्न्स आ गए हैं। आप रेडीमेड खरीदें चाहे आप ब्लाउज बनवाएं, आप किसी भी साड़ी पर कोई भी ब्लाउज पहन सकते हैं, क्योंकि अभी तो दूसरे कलर के ब्लाउज भी चलने लग गए हैं। तो अभी समय बहुत अलग है। और खाने पीने की चीजों में भी कई बार बहार होती है। जैसे आज हम खिचड़ी के प्रकार की बात कर रहे हैं, भाई देखिए इतने तरह के प्रकार हमारे जो श्रोता है। हमने तो साड़ी के प्रकारों की बात करी अभी तक, अब खिचड़ी पर बात करेंगे हम कि खिचड़ी के भी प्रकार होते हैं। पौष्टिकता से भरपूर होता है ये भोजन। बिल्कुल। और देखिए हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हर क्षेत्र में अपनी खासियत लिए हुए होती है, स्वाद और सेहत और संस्कृति का संगम प्रस्तुत करती है। सादा खिचड़ी जो चावल और मूंग दाल से बनी हल्की फुल्की खिचड़ी होती है। मसालेदार खिचड़ी में मसालों का और बहुत सारी सब्जियों का मिश्रण होता है। फिर होती है साबूदाना खिचड़ी जिसे व्रत में खाया जाता है। पोंगल में दक्षिण भारतीय स्टाइल की मीठी और नमकीन खिचड़ी बनती है। बाजरे की खिचड़ी सर्दियों में बनती है, बड़ी लोकप्रिय होती है और धीमी आंच पर बनाई जाती है, बहुत सारा घी डाला जाता है। बिल्कुल। वेजिटेबल खिचड़ी में दाल चावल बहुत सारी सब्जियों का मेल होता है। पालक खिचड़ी में पालक बहुत सारी मात्रा में डाला जाता है
जो ये खिचड़ी को पोषक बनाता है। मटन खिचड़ा में थोड़ा सा मांस भी डाला जाता है दाल चावल और मसालों के साथ में। काजू खिचड़ी में काजू और नारियल का उपयोग किया जाता है। ढाबा स्टाइल खिचड़ी में घी और तीखे मसालों से इसे तैयार किया जाता है। और वाकई में आजकल तो चलन हो गया है, रेस्टोरेंट्स में ढाबे में जाकर हम दाल खिचड़ी ऑर्डर करते हैं। वही मैं कहने वाली थी कि जो ढाबा वाली खिचड़ी है ना, ये बेहद पसंद आती है क्योंकि बहुत ही चटपटी होती है। तो हमारे श्रोताओं ने तो अलग अलग तरह की खिचड़ियों के बारे में हमें लिखा है, आप कहें तो पढ़ दें। हाँ बिल्कुल, पढ़िए ना। हाँ, ये लिखते हैं कि भाई देखिए, मसाला जो सामग्री है 250 ग्राम बासमती चावल लें, 100 ग्राम मूंग की दाल लें, 1 फूल गोभी ले लें, 100 ग्राम मटर के दाने और 2 मध्यम आकार के आलू ले लें, 1 टुकड़ा अदरक, हरी मिर्च, हल्दी, शक्कर, खड़ी लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग, 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 1 टुकड़ा दालचीनी, तेजपान के पत्ते, 2-3 लौंग, छोटी इलायचियाँ, 1 बड़ा चम्मच देसी घी, स्वादानुसार नमक ले लें और कुछ काजू के टुकड़े, हरा धनिया। तो बंगाली स्टाइल में भुनी खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले चावल 2-3 बार पानी बदलकर हाथ से मसलकर धो लें। अब आलू को छीलकर लंबे टुकड़ों को काट लें। फूल गोभी को भी बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर रख लें और अदरक कद्दूकस कर लें। हरी मिर्च को काट कर रख लें। अब एक कढ़ाई में मूंग की दाल को धीमी आंच पर गुलाबी होने तक भून लें। भूनते समय घी न डालें। अब इसमें घी, खड़ी लाल मिर्च, जीरा, हींग को छोड़कर बाकी सभी सामग्री डाल दें। चावल डाल दें। आधा लीटर गर्म पानी में धीमी आंच पर इसको पका लें और पानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इसे ढककर पकाएं। इस दौरान बीच बीच में चलाते रहें। पूरी तरह पक जाए तो समझ लीजिए आपकी बंगाली खिचड़ी तैयार है। तो एक खिचड़ी हमने अभी बंगाली पढ़ी, तो गुजराती खिचड़ी, बिहारी खिचड़ी, आंध्र प्रदेश की कीमा खिचड़ी, कर्नाटक का बीसे भेले बात, बंगाल के भगोर खिचड़ी, महाराष्ट्र साबूदाना खिचड़ी, बहुत सारी खिचड़ियों के नाम हमारे श्रोताओं ने लिखकर भेजे हैं। ये खिचड़ियों के बहुत सारे प्रकार होते हैं और ये लिखते हैं कि मसाले और सब्जियों का इस्तेमाल इन खिचड़ी में किया जाता है। खिचड़ी को घी, जीरा, अदरक और हींग मसाले जैसे तड़कों से भी तैयार किया जाता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि खिचड़ी के प्रकार बहुत सारे होते हैं। आप चाहे तो मसाला डालकर भी खिचड़ी बना सकते हैं और एकदम सादे तरीके से भी इसे बना सकते हैं। सिर्फ मूंग की दाल या फिर चने की दाल डालकर भी इसे बनाया जाता है। शगुन की खिचड़ी भी इसे कहते हैं और साबूदाने की खिचड़ी, कुछ लोग मीठी खिचड़ी बनाते हैं। मैंने मीठी खिचड़ी तो कभी नहीं खाई, लेकिन किसके बहुत सारे प्रकार हैं। तो बहुत सारी खिचड़ियों की चर्चा आज हमने कर ली है और अब कार्यक्रम का जो है समय समाप्ति की ओर है। वक्त इजाजत नहीं दे रहा हमें कि हम बात को और आगे बढ़ाएं। तो इजाजत ले लेते हैं। कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और चंचल वर्मा को दे इजाजत। नमस्कार।